ह्यू ग्लास की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। यह कहानी शुरू होती है सन 1823 से। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है ह्यू ग्लास और उसका बेटा, जिसका नाम हॉक होता है। वे जंगल में शिकार की खोज में गए होते हैं। यहीं से सीन चेंज होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक घने जंगल में लगभग 40 से 45 लोग होते हैं और ये सभी जानवरों का शिकार करके उनकी खालों को बेचकर व्यापार करते हैं। ये सभी जब जंगल में होते हैं तभी अचानक से एक आदिवासी कबीला हमला कर देता है। तभी ह्यू को अचानक से लोगों के चिल्लाने और चीखने की आवाज आती है और जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि आदिवासी कबीले के लोगों ने इनके बहुत सारे लोगों को मार दिया है। यह आदिवासी कबीला हमला इसलिए करता है क्योंकि इनके सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है और उन्हें लगता है कि यह सब इन्हीं का काम है। अब इनके लगभग 32 लोगों को मार दिया गया है और केवल 10 लोग बचे हैं। ये 10 के 10 लोग अपनी नाव पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है क्योंकि वे सब जानते हैं कि यह पूरा इलाका आदिवासियों का है और नदी में चलती उनकी नाव को कहीं ना कहीं से वे देख रहे हैं और कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी एंड्रयू, जो कि कैप्टन होता है, वह ग्लास से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ग्लास कहता है कि हमें इस नाव को छोड़कर जमीन के रास्ते चलना चाहिए, लेकिन ग्लास की इस बात से उनके ग्रुप का एक आदमी, जिसका नाम फिट्ज होता है, सहमत नहीं होता। वह कहता है कि अगर हम जमीन से जाएंगे तो वे लोग हमें जल्दी मार देंगे और जमीन का रास्ता बहुत लंबा है, हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन कैप्टन एंड्रू कहता है कि इस इलाके को ग्लास बहुत अच्छे से जानता है और अब ग्लास की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाए। इसके बाद यह तय किया जाता है कि वे अब जमीन के रास्ते जाएंगे। सभी लोग नाव से उतर जाते हैं और नाव को पानी में खुला छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों को वह बहुत आगे मिले और तब तक वे उनकी नज़रों से काफ़ी दूर निकल जाएं। नाव से उतरने के बाद ये अपनी सारी खालों को पत्थरों के नीचे छुपाने लगते हैं ताकि भविष्य में कभी दोबारा इस जगह पर आए तो उन्हें ये खालें मिल जाए। उसी समय ग्लास और फिट्ज में एक बहस होने लगती है जिसे उनका कैप्टन शांत करवाता है और अब ये सभी जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ की एक और बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ की ठंड बहुत खतरनाक होती है और ठंड का मौसम आने वाला है। इनका रास्ता कई हफ्तों का है और इन्हें उस ठंड का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इनके पास अब कोई और चारा नहीं है। इसीलिए सब ठंड का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब ये सारे घने जंगल के रास्ते चलना शुरू करते हैं। रास्ते में बहुत तेजी से बारिश हो रही होती है और रात हो जाती है। तब ये सब जंगल में सो जाते हैं। यहाँ से दृश्य बदलता है और दिखाया जाता है कि नाव छोड़ने का उनका फैसला बिल्कुल सही था क्योंकि आदिवासी उनकी नाव तक पहुंच जाते हैं। आदिवासी देखते हैं कि नाव में कोई भी नहीं है। वे समझ जाते हैं कि ये लोग पैदल जंगल के रास्ते घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उनमें से एक आदिवासी बोलता है कि उनके पैरों के निशान हमें उत्तर की तरफ जाते हुए मिले हैं और ये सारे आदिवासी ये फैसला करते हैं कि वे सब उनके पीछे उत्तर की तरफ जाएंगे। ग्लास और उसके बचे हुए साथी पूरा दिन पैदल चलते हैं। रात को ये एक जगह अपना डेरा जमा लेते हैं। सुबह सबसे पहले ग्लास उठ जाता है। वह अपनी बंदूक उठाता है और जंगल में टहलने के लिए चला जाता है। तभी उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद उसे 2 भालू के बच्चे नजर आते हैं। तभी पीछे से उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है। जब तक ग्लास सतर्क हो पाता, भालू उस पर हमला कर देता है क्योंकि भालू को लगता है कि वह उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। ग्लास की बंदूक छूट जाती है और भालू उसे बुरी तरह घायल कर देता है। भालू उससे थोड़ा दूर जाता है और ग्लास बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक उठा लेता है, लेकिन भालू एक बार फिर ग्लास पर हमला करता है। इस बार हमला करने से पहले ग्लास भालू को गोली मार देता है, लेकिन भालू बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए उस समय उस पर गोली का ज्यादा असर नहीं होता और अब वह दूसरी बार में ग्लास को लगभग अधमरा कर देता है। एक बार भालू ग्लास से थोड़ा सा दूर चला जाता है। ग्लास के पास एक चाकू होता है, वह बड़ी मुश्किल से उसे निकालता है। भालू भी अब थोड़ा सा लड़खड़ा चुका होता है, लेकिन तीसरी बार वह ग्लास पर हमला करता है। तब ग्लास लगातार उसे चाकू मारता है और दोनों एक ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। भालू ग्लास के ऊपर आकर गिर जाता है। भालू मर चुका होता है, लेकिन ग्लास भी लगभग मरने की हालत में होता है क्योंकि भालू ने उसका गला पूरी तरह से फाड़ दिया होता है और उसे बहुत गहरे घाव दिए होते हैं। वह दर्द से कराह रहा होता है। तभी ग्लास के साथ ही उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं।
वे देखते हैं कि उसके ऊपर भालू गिरा हुआ है। बड़ी मुश्किल से भालू को हटाते हैं और ग्लास को साथ ले जाते हैं। एंड्रू, जो कि उनका कैप्टन होता है, उसके पिता डॉक्टर थे, इसीलिए उसे थोड़ी बहुत चिकित्सा की नॉलेज होती है। वह ग्लास के गले को धागे से सिल देता है ताकि ज़्यादा खून न बहे। ग्लास की टांग की हड्डी भी टूट चुकी होती है और अब वह खुद से चल भी नहीं सकता। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव होते हैं। उन लोगों का मानना होता है कि ग्लास 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो आदिवासी इन लोगों को मारना चाहते थे, उनके पास इनकी बहुत सारी खालें होती हैं। वे उन खालों के बदले कुछ लोगों से बंदूकें और घोड़े ले लेते हैं। इससे पहले वे आदिवासी इन पर तीर और कमान से हमला करते थे, लेकिन अब उनके पास घोड़े और बंदूकें हैं, तो इनकी जान को और ज़्यादा खतरा हो गया है। यहाँ ये 9 लोग ग्लास के लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं। वे ग्लास को उसके ऊपर रखते हैं और नदी को पार करते हुए बर्फीले इलाकों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सामने एक दिक्कत आ जाती है। उनके आगे का पूरा रास्ता एक खड़ी चढ़ाई होती है और ग्लास को लेकर उस पहाड़ी पर चढ़ना लगभग नामुमकिन होता है। तभी फिट्ज के कहने पर उनका कैप्टन एंड्रयू अपने आदमी ब्रिजर से कहता है कि ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो। दरअसल वह ग्लास को गोली मारने वाला होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ग्लास अब नहीं बच सकता। वह तड़प रहा होता है और उसे यहाँ से बाहर ले जाना लगभग नामुमकिन है। तभी ग्लास का बेटा बोलता है कि ऐसा मत करो, और उसे देखकर कैप्टन को उस पर दया आ जाती है। वह अपने आदमियों से कहता है कि जो भी यहाँ पर ग्लास के साथ रुकेगा, उसे रॉकी माउंटेन फर कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे, क्योंकि ग्लास ने इन सब की मदद की होती है और वे चाहते हैं कि ग्लास को नेचुरल डेथ मिले। ग्लास का बेटा बोलता है कि मैं रुकूंगा, और वहाँ पर एक लड़का और होता है जिसका नाम ब्रिजर होता है। वो कहता है कि मैं भी रुकूंगा, चाहे $70 मिले या ना मिले। अब इन्हीं में एक आदमी होता है जिसका नाम फिट्ज होता है। वह कैप्टन से कहता है कि $70 बहुत कम है। कैप्टन कहता है ठीक है, $100। तभी ग्लास का बेटा और ब्रिजर कहते हैं कि तुम हमारे डॉलर्स भी रख सकते हो। फिट्ज कहता है कि $300 काफ़ी होंगे, इससे मैं अपना घर खरीद सकता हूँ, और वह भी रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये तीन, हॉक, ब्रिजर और फिट्ज, ग्लास के साथ वहीं रुक जाते हैं और बाकी सारे आगे निकल जाते हैं। ग्लास की हालत बहुत ख़राब होती है। फिट्ज को लगता है कि वह 1-2 दिन में मर जाएगा, लेकिन ग्लास जिंदा रहता है। एक शाम को जब ग्लास अकेला होता है तो फिट्ज उसके पास आता है और कहता है, तुम मरते क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से हम सब की जान चली जाएगी। तुम अपनी जान देकर अपने बेटे और हम सब की जान बचा सकते हो। अगर आदिवासी यहाँ आ गए तो वे हम सबको मार देंगे। अब मैं तुम्हारी नाक और मुंह बंद करने वाला हूँ। अपनी आंखें झपकाओ और मुझे ये करने की अनुमति दो। लेकिन ग्लास अपनी आंखें नहीं झपकाता। फिर फिट्ज कहता है, तुम्हें आगे झपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद वह उसकी नाक और मुंह बंद करना शुरू कर देता है। ग्लास अब मर रहा होता है, तड़प रहा होता है। तभी ग्लास का बेटा पीछे से आकर बंदूक के पिछले हिस्से से फिट्ज को बहुत जोर से मारता है और फिट्ज दूर जाकर गिरता है। फिट्ज उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन हॉक उसकी तरफ बंदूक तान देता है। फिट्ज उससे बंदूक छीन लेता है और उसके पास एक चाकू होता है जिससे वह हॉक को मार देता है। ग्लास का गला पूरी तरह से कटा हुआ होता है, इसीलिए वह चिल्ला भी नहीं पाता। उसकी हालत बहुत खराब होती है, इसीलिए वह अपने सामने अपने बेटे को मरते हुए देखता है। उस बेटे को जिससे वह बहुत प्यार करता था, क्योंकि वही उसके और उसकी पत्नी, जो अब मर चुकी थी, की आखिरी निशानी था। फिट्ज हॉक को उठाकर एक ढलान के पीछे छुपा देता है ताकि जब ब्रिजर वहां आए तो हॉक, जो अब मर चुका है, उसे दिखाई न दे। जब ब्रिजर वहां आता है तो ग्लास उसे नहीं बता पाता कि फिट्ज ने उसके बेटे को मारा है, क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती। अब रात होती है और सब सो जाते हैं। सुबह होते ही फिट्ज अचानक से ब्रिजर के कान में बोलता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर लगभग 20 आदिवासी हैं और वे इसी तरफ आ रहे हैं। इस बात से ब्रिजर बेहद डर जाता है। फिट्ज पूछता है, हॉक कहाँ है? वह कहता है कि अगर वह जिंदा हुआ तो ढूंढ लेगा। ब्रिजर कहता है कि ग्लास जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया था कि ग्लास के मरने के बाद हम उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करके यहाँ से निकलेंगे। ये सुनने के बाद फिट्ज ग्लास को बहुत बुरी तरह घसीटता है। उसके पूरे शरीर में गहरे घाव होते हैं और वह दर्द से कराह रहा होता है। सामने गड्ढा खोदा हुआ होता है। फिट्ज उसे गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। ब्रिजर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? फिट्ज कहता है, आज नहीं तो कल यह मर ही जाएगा, और जैसा कि हमने वादा किया था इसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा, तो मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ। वह उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है और वहाँ से चला जाता है और ब्रिजर को कहता है कि तुम भी जल्दी आ जाओ। हालांकि ब्रिजर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी जान को भी खतरा होता है
और वह ग्लास के ऊपर अपनी बोतल रखकर वहां से निकल जाता है। उसे यह पता नहीं होता कि फिट्ज झूठ बोल रहा है। आसपास कोई आदिवासी नहीं होता और अब ग्लास वहां अकेला रह जाता है। वह तड़प रहा होता है, मरने वाला होता है। ग्लास बहुत देर तक उसी जगह पड़ा रहता है जहां उसे दफनाकर छोड़ा गया था। फिर वह पूरी हिम्मत जुटाकर उस जगह पर पहुंचता है जहां उसके बेटे की लाश होती है। वह अपने बेटे की लाश के ऊपर सिर रखकर कई घंटे तक लेटा रहता है। फिर उसे भूख लगती है और वह एक जगह जाता है जहां मछली का एक कंकाल पड़ा होता है। वह उसमें से एक हड्डी तोड़ता है और उसमें बचा सूखा मांस खा लेता है। इसके बाद वह रेंगते हुए एक पहाड़ी की ढलान तक पहुंचता है। नीचे नदी दिखाई देती है। बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए वह नदी के किनारे तक पहुंच जाता है। जब वह पानी पीता है तो पानी उसकी गर्दन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि उसका गला कटा हुआ होता है। ग्लास के पास कुछ बारूद होता है आग जलाने के लिए। वह थोड़ा सा बारूद अपनी गर्दन के घाव पर डाल देता है और फिर आग की चिंगारी से उसे जला देता है। जलने से उसका घाव चिपकने लगता है। उसे बहुत दर्द होता है और वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद ग्लास कई दिनों तक उसी नदी के किनारे रहता है। वह पानी पीकर और घास खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। एक दिन आदिवासी उसी नदी के किनारे आ जाते हैं। ग्लास को घोड़ों की आवाज आती है और वह समझ जाता है कि यह आदिवासी लोग हैं। वह नदी किनारे एक पत्थर के नीचे छुप जाता है, लेकिन वे लोग उसे ढूंढ लेते हैं। इससे पहले कि वे उस पर गोली चला पाते, ग्लास नदी में कूद जाता है और तैरता हुआ दूसरे किनारे निकल जाता है। अब ग्लास कुछ दिन तक उसी नदी के किनारे रहता है। कई दिन बीत चुके होते हैं, उसके घाव भी भरने लगते हैं और वह थोड़ा थोड़ा चलने लायक हो जाता है। नदी के किनारे होने के कारण उसे पानी की कमी नहीं होती, लेकिन खाने की समस्या बनी रहती है। कभी कभी वह एक मछली पकड़ लेता है जिससे बस खुद को जिंदा रख पाता है। एक रात जब वह सो रहा होता है तभी उसे कुछ लपटें दिखती हैं। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक आदमी ने बहुत बड़ा शिकार किया है और वह उसे खा रहा होता है। जैसे ही वह ग्लास को देखता है, वह अपना तीर और कमान उसकी तरफ तान देता है और उसे मारने वाला होता है। ग्लास इशारों से कहता है कि मुझे खाना चाहिए। वह जंगली आदमी इशारों से समझ जाता है कि ग्लास को खाना चाहिए। वह उसे मांस का एक टुकड़ा देता है, फिर वहीं सो जाता है। सुबह होते ही वह दूसरा आदमी, जिसका नाम हिकुच होता है, ग्लास को देखता है और उसके गहरे घावों को देखता है। तब ग्लास उसे भालू के नाखून दिखाता है और इशारों से पूरी कहानी बताता है कि उसकी यह हालत आदिवासियों ने की और उसके अपने साथियों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने उसके बेटे को भी मार दिया था। हिकुच उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। इसके बाद दोनों साथ में सफर तय करते हैं। हिकुच के पास एक घोड़ा भी होता है, इसलिए उनका सफर आसान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर फिट्ज और ब्रिजर, जो ग्लास को मरने के लिए छोड़ गए थे, रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी ब्रिजर को फिट्ज की बातों से पता चलता है कि वहां पर कोई भी आदिवासी नहीं था और फिट्ज ने यह झूठ बोला था ताकि वह अपनी जान बचा सके। इस बात पर ब्रिजर विरोध करता है, लेकिन फिट्ज उसे बहला फुसलाकर आगे ले जाता है। जब वे आगे जाते हैं तो वे एक गांव से होकर गुजरते हैं और देखते हैं कि गांव पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। वहां के सारे लोगों को मार दिया गया है। वहां उन्हें दो घोड़े मिलते हैं और वे उन घोड़ों पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन फिट्ज ब्रिजर से कहता है कि उन्हें कभी भी सच मत बताना। अगर सच पता चल गया तो वे हमें सूली पर चढ़ा देंगे। अब फिट्ज और ब्रिजर कैप्टन के पास पहुंचते हैं। दरअसल कैप्टन और उसकी टीम उनसे पहले पहुंच चुके थे। जब वे कैप्टन के पास जाते हैं तो कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन दोनों को $100 देता है, लेकिन ब्रिजर पैसे लिए बिना वहां से चला जाता है। फिट्ज कहता है कि सफर में जो कुछ भी हुआ उससे यह लड़का सदमे में है, इसीलिए ऐसा रिएक्ट कर रहा है। फिर वह उसके पैसे भी ले लेता है और बाहर निकल जाता है। दरअसल ब्रिजर को कहीं ना कहीं दिल में ग्लानि होती है कि उन्होंने वह काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ ग्लास हिकुच के साथ बर्फीले इलाकों में सफर कर रहा होता है और तभी बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। ग्लास बीमार होता है, उसके घाव सड़ने लगते हैं और इसी वजह से वह बीमार पड़ जाता है। हिकुच उसके लिए लकड़ी का एक छोटा सा झोपड़ा बनाता है, ग्लास के सारे कपड़े उतारकर उसे अंदर रख देता है और चारों तरफ से ढककर सामने आग जला देता है ताकि ग्लास को गर्मी मिल सके। जब ग्लास थोड़ी बेहतर हालत में बाहर निकलता है तो देखता है कि वही आदमी जिसने पिछली रात उसकी मदद की थी, अब पेड़ पर फांसी देकर लटका दिया गया है। यह फ्रांसीसी लोगों का काम होता है। ग्लास उनकी शिविर कैंप तक पहुंचता है।
वहाँ वह देखता है कि एक फ्रांसीसी एक लड़की के साथ रेप कर रहा है, और ये वही लड़की होती है जिसकी वजह से आदिवासियों ने ग्लास के ग्रुप पर हमला किया था। ग्लास आकर लड़की को बचाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर कुछ लोगों को गोली मारता है और वहां से भाग निकलता है। भागने के बाद रात को ग्लास एक पेड़ के नीचे गुजारता है। सुबह होते ही वह देखता है कि आदिवासी उसे ढूंढने वाले हैं। वह एक दो आदिवासियों को गोली मारता है और घोड़े पर बैठकर भाग जाता है, लेकिन अब उन आदिवासियों के पास भी घोड़े होते हैं, इसीलिए वे उसका पीछा करते हैं। सामने एक पहाड़ और नीचे गहरी खाई होती है। ग्लास रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर रुका तो वे उसे गोली मार देंगे। इसीलिए ग्लास घोड़े के साथ नीचे गिर जाता है और एक पेड़ से टकराकर नीचे पहुंचता है। घोड़ा गिरने से मर जाता है, लेकिन ग्लास अभी भी जिंदा रहता है। भले ही वह पहाड़ से गिरकर नहीं मरा, लेकिन ठंड से नहीं बच सकता, क्योंकि जिस भालू की खाल से वह ठंड से बचा हुआ था वह वहीं छूट जाती है। ठंड से बचने के लिए वह घोड़े का पेट काटता है और अंदर से सारा मांस निकाल देता है। फिर रात को घोड़े के पेट के अंदर सो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह बाहर रहा तो ठंड से मर जाएगा। किसी तरह पूरी रात वह घोड़े के पेट के अंदर गुजारता है। सुबह उठकर वह आगे का सफर तय करता है। वहीं दूसरी तरफ फिट्स, ब्रिजर और बाकी लोग जहां पहुंच चुके होते हैं, वहां एक फ्रेंच व्यक्ति आता है। वह उनसे आश्रय मांगता है। बदले में वहां के लोग उससे कुछ पैसे मांगते हैं। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, वह उन्हें कुछ पैसे देता है और साथ में एक बोतल भी देता है। ये वही बोतल होती है जो ब्रिजर ने ग्लास को वहां छोड़ते समय उसके ऊपर रखी थी। ब्रिजर को लगता है कि ग्लास तो मर चुका है, लेकिन उसका बेटा हॉक जरूर जिंदा है। फिर वे लोग उस जगह से 30 मील दूर जाते हैं और ब्रिजर और कुछ लोग ग्लास के बेटे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि फिट्ज ने हॉक को मार दिया है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि शायद ग्लास अब भी जिंदा है। कैप्टन और कुछ लोग उस जगह पर जाते हैं जहां पर बोतल मिली थी। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें ग्लास मिलता है। ग्लास को देखकर कैप्टन नरम पड़ जाता है। ब्रिजर और फिट्ज ने कहा था कि ग्लास मर चुका है, लेकिन ग्लास को देखकर कैप्टन कहता है, ब्रिजर को गिरफ्तार कर लो। फिर वह गुस्से में कैंप पहुंचता है और फिट्ज को ढूंढने लगता है, लेकिन फिट्ज वहां पर नहीं मिलता। अब वे फिट्ज को चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता। जब कैप्टन अपने कमरे में आता है तो देखता है कि फिट्ज उसकी तिजोरी से सारा पैसा लेकर भाग गया है। अब कैप्टन तय करता है कि वह फिट्ज को पकड़ने जाएगा, क्योंकि उसने ग्लास के बेटे का मर्डर किया है और पैसे भी चोरी किए हैं। ग्लास कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ग्लास यह भी बता देता है कि ब्रिजर को उसके बेटे के खून के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिट्ज ने उसे भी झूठ बोला था। अब ग्लास और कैप्टन फिट्ज की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे उसके घोड़े के पैरों के निशानों को फॉलो करते हैं और बहुत आगे जाने के बाद वे निशान खत्म हो जाते हैं। वहां से उन दोनों को अलग होना पड़ता है। जब कैप्टन उसे ढूंढ रहा होता है तो एक बड़े पत्थर के पीछे से फिट्ज निकलकर उसे पकड़ लेता है। कैप्टन कहता है, तुम्हारे ऊपर खून के इल्जाम है, तुम मेरे साथ वापस चलो। लेकिन फिट्ज नहीं मानता और वहीं कैप्टन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास वहां पहुंचता है और देखता है कि कैप्टन एंड्रू की लाश पड़ी है और आसपास कोई नहीं है। इसके बाद ग्लास एक बड़ी लकड़ी तोड़ता है और उसे कैप्टन की पीठ पर लगा देता है, ताकि उसकी पीठ सीधी हो जाए, और उसे घोड़े पर बिठा देता है। वह खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है, ताकि फिट्ज को यह लगे कि आगे ग्लास है और पीछे जो लेटा है वह कैप्टन की लाश है। और वाकई ऐसा ही होता है। फिट्ज आगे वाले आदमी पर गोली चला देता है और वह गिर जाता है। फिट्ज को लगता है कि ग्लास अब मर चुका है और वह धीरे धीरे लाश के पास आता है। जब वह उसे पलट कर देखता है, जिसे वह ग्लास समझ रहा होता है, तो पाता है कि वह कैप्टन है। तभी ग्लास पीछे वाले घोड़े से उठकर उस पर गोली चलाता है और एक गोली फिट्ज के कंधे पर लग जाती है, लेकिन वह वहां से भाग निकलता है। ग्लास उसका पीछा करता है और पीछा करते करते दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है और दोनों ही जख्मी हो जाते हैं। तभी नदी के उस पार वही आदिवासी दिखाई देते हैं जो पहले ग्लास और उसकी टोली का खून बहाना चाहते थे। ग्लास फिट्ज को मारने ही वाला होता है कि अचानक उसे उस व्यक्ति की बातें याद आ जाती हैं जिसने रास्ते में उसकी मदद की थी, जिसने उसे मांस दिया था और घोड़े पर बिठाकर उसकी जान बचाई थी। उसने कहा था, बदला लेना इंसान का काम नहीं, ये भगवान पर छोड़ दो।
उस पल ग्लास अपने हाथ रोक लेता है और फिट्ज को नदी की धार में बहा देता है। फिट्ज बहते हुए दूसरी तरफ पहुंचता है जहां आदिवासी पहले से मौजूद होते हैं। वे उसे पकड़ लेते हैं और वहीं उसका अंत कर देते हैं। इसके बाद वही आदिवासी ग्लास की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस बार वे उसे छूते तक नहीं, क्योंकि उन्हें उनकी खोई हुई बेटी मिल चुकी होती है, वही लड़की जिसे ग्लास ने पहले फ्रांसीसियों से बचाया था। बेटी को पाकर आदिवासी संतुष्ट हो जाते हैं और बिना ग्लास को नुकसान पहुंचाए वहां से चले जाते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि ग्लास पूरी तरह जख्मी है और तभी उसे उसकी पत्नी की आत्मा दिखाई देती है। ग्लास की आंखों में आंसू होते हैं, उसकी सांसें गहरी चल रही होती हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द रेवेनेंट की कहानी, जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।